हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 की होने वाली है। सेमेस्टर 3 में जो आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट। हिंदी में इस सब्जेक्ट का नाम है राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणाएँ और विमर्श। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इन वीडियोस के माध्यम से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कवर कर रहे हैं। एंड देखिए, ऑलरेडी मैं आपको वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज की हमारी वीडियो 4 होने वाली है। एंड मैंने आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करवा दिया है कि क्या सिलेबस होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इन्हें चेकआउट करना मत भूलिएगा। एंड लास्ट वीडियो यानी वीडियो नंबर 3 में हमने जहाँ तक कवर कर लिया था उससे आगे हम वीडियो नंबर 4 में कवर करेंगे। एंड बात रही इसकी, ये जो नोट्स हैं, PDF है, ये कहाँ मिलेगी, तो आपको वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं वीडियो नंबर 4 की। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, यह प्रतिनिधि लोकतंत्र से कैसे अलग है। यानी आपको मेनली प्रत्यक्ष लोकतंत्र और जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है ये आपको बताना है। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कह लो और प्रतिनिधि लोकतंत्र कह लो या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कह लो, एक ही होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र भी और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ। क्या आखिर जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो आखिर क्या होता है। जो डायरेक्टली हो जाए वो प्रत्यक्ष और जो इनडायरेक्टली हो वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें नागरिक स्वयं नीतियों और कानूनों पर सीधे निर्णय लेते हैं। यानी एक ऐसा कानून या ऐसी व्यवस्था जिसमें नागरिक स्वयं ही यानी खुद ही जाकर नीति और कानूनों पर सीधा नियंत्रण रखते हैं, जिसमें जनता अपनी प्रतिनिधियों को चुनकर शासन न सौंपकर स्वयं राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेती है। यानी जनता अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेजती, जैसे हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेज देते हैं लोकसभा राज्यसभा में। यहाँ जनता खुद अपना जो शासन है वो करती है। इसका उद्भव प्राचीन यूनान एथेंस में हुआ है। यानी इसका जो शुरुआत है वो प्राचीन यूनान एथेंस में हुई है, ठीक है। आगे अब हम चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे आधुनिक समय में यह स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जनमत संग्रह पहल और जन आह्वान के रूप में दिखाई देता है। यानी देखिए, आधुनिक समय में या आज के समय में भी जो है ये स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में चलता है, या हम स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में देख सकते हैं। अगर हम प्रतिनिधि लोकतंत्र की अर्थ की बात करें कि प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है, अभी हमने देखा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर हम प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और वही प्रतिनिधि जनता की ओर से शासन करते हैं। यानी जनता खुद जाकर शासन नहीं करती, बल्कि वो अपने प्रतिनिधियों को भेजती है शासन करने के लिए। यह प्रणाली बड़े और जटिल समाजों में व्यवहारिक है। यानी बड़े और जो जटिल समाज हैं, ऐसे देश जो बड़े हैं और जटिल हैं, उनमें ये जो प्रणाली है इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप लिखेंगे जैसे कि भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सभी में यही हमारी जो प्रतिनिधि प्रणाली है उसी का यूज़ होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि प्रणाली में अंतर। यानी जो हमारा प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि प्रणाली है लोकतंत्र की, इसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो पहला आप लिखेंगे निर्णय प्रक्रिया। निर्णय प्रक्रिया में किस तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है नागरिक स्वयं कानून और नीतियाँ बनाते हैं, और प्रतिनिधि जो लोकतंत्र होता है इसमें निर्वाचित जो प्रतिनिधि होता है वो निर्णय लेता है और वही कानून बनाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे जन भागीदारी। किस तरह से जन भागीदारी होती है। प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है इसमें नागरिकों की प्रत्यक्ष और निरंतर भागीदारी रहती है। यानी जो नागरिक है वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, डायरेक्ट जाके भाग लेते हैं। और प्रतिनिधि लोकतंत्र में भागीदारी चुनावों तक सीमित और अप्रत्यक्ष होती है। यानी हमारी भागीदारी कब तक होती है, जब तक चुनाव नहीं हो जाते, जब तक हम अपना नेता चुन नहीं लेते। और जब नेता चुन लेते हैं तो हम उसके थ्रू अपना काम करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जाकर खुद करने लग जाते हैं कि तुमसे नहीं हो रहा, तुम हट जाओ, हम खुद कर लेंगे, ऐसा नहीं करते। बल्कि जो हमारी समस्याएं होती हैं वो हम अपने प्रतिनिधि, अपने नेता के पास लेकर जाते हैं और वो नेता से सॉल्व करवाते हैं, मतलब इनडायरेक्टली करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यवहारिकता। किस तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र छोटे राज्य समुदायों में संभव है। यानी ये बड़ी जगह पे संभव नहीं है।
और प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है वो बड़े राष्ट्रीय और जटिल समाजों में उपयुक्त है, यानी जो बड़े समाज हैं, जटिल समाज हैं, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अगर जवाबदेही की बात करें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक स्वयं जवाबदेही होते हैं, यानी नागरिक जो हैं वो स्वयं ही जवाबदेही होते हैं। जब ये खुद ही कानून बना रहे हैं, खुद ही नियम बना रहे हैं, तो खुद ही तो जवाब देंगे। अगर प्रतिनिधि लोकतंत्र में बात करें तो प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी जिसे हम चुनकर भेज रहे हैं वो जवाब देगा। अगर कोई भी नीति बन रही है, कोई भी कानून बन रहा है, कुछ भी हो रहा है और जनता चाहती है उससे जवाब लेना, उससे वो सारी चीज़ें पूछना कि क्या हो रहा है, तो वो बाध्य है हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र नागरिकों की सक्रिय और प्रत्यक्ष भागीदारी पर आधारित है, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और प्रत्यक्ष भागीदारी पर आधारित है, जबकि प्रतिनिधि लोकतंत्र व्यवहारिकता और संस्थागत स्थिरता पर, यानी ये जो है ये व्यवहारिकता और संस्थागत जो स्थिरता होती है उस पर आधारित है। आधुनिक लोकतंत्र में प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि दोनों तत्वों का मिश्रण पाया जाता है, और अगर हम आधुनिक लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि दोनों का एक तरह से मिश्रण पाया जाता है, दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे भारत और यूरोप के कुछ देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र के साथ साथ जनमत संग्रह या पहल जैसी प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी अपनाई जाती हैं। यानी हम अपने देश की या यूरोप के कुछ देशों की बात करें तो यहाँ वैसे तो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, लेकिन कभी कभी या किसी मामले में क्या होता है, जनमत जो संग्रह होता है या फिर पहल होती है जो हमारी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आ जाती है, उसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदार लोकतंत्र पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखें। यानी उदार लोकतंत्र क्या होता है ये आपको बताना है, आलोचनात्मक निबंध लिखना है। किस तरह से आप ये निबंध लिखेंगे, पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। इसमें आप लिखेंगे उदार लोकतंत्र आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख रूप है। यानी जो उदार लोकतंत्र है ये आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रमुख रूप है। यह व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, कानून का शासन, शक्ति का विभाजन और प्रतिनिधि संस्थाओं पर आधारित है। यानी ये जो है हमारा लोकतंत्र ये इन सारी चीज़ों पर आधारित है। इसका मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना और मति पर शासन चलाना है। यानी इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि व्यक्ति की जो गरिमा है उसकी सुरक्षा करना और जो जन सहमति है उस पर शासन चलाना। ऐसा नहीं है कहीं कोई ज़बरदस्ती करने लगे या फिर कोई ज़बरदस्ती शासन करने लगे, तो ये उस चीज़ का ध्यान रखता है। अगर हम उदार लोकतंत्र की विशेषताओं की बात करें तो पहला आप लिखेंगे इसमें मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता, किस तरह से अभिव्यक्ति, संगठन, धर्म और संपत्ति की स्वतंत्रता देता है यही। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कानून का शासन, किस तरह से सभी नागरिकों और शासकों पर समान रूप से लागू कानून। यानी देखिए सभी नागरिकों के साथ साथ जो शासक होंगे, जो शासन कर रहे हैं नागरिकों पर, उन पर भी वही रूल फॉलो होंगे जो नागरिकों पर रूल फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, प्रतिनिधि शासन चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन, यानी जो चुनाव होते हैं, जो वोट्स होती हैं, उनके माध्यम से जो सरकार है उसका गठन यानी सरकार बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट जो विशेषता है वो आप लिखेंगे शक्ति का विभाजन और नियंत्रण, किस तरह से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग अंग होते हैं या अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि विधायिका जो है उसका काम कार्यपालिका कर दे, कार्यपालिका का जो काम है वो न्यायपालिका कर दे, नहीं, जो जिसका काम है वो वही काम करता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है विधायिका क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है और न्यायपालिका क्या करती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आगे अब हम देखेंगे बहुलतावाद और सहिष्णुता, किस तरह से विभिन्न विचारों और समूहों के अस्तित्व को मान्यता, यानी सभी के जो विचार हैं, समूहों के अस्तित्व हैं, उन्हें मान्यता देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे उदार लोकतंत्र की उपलब्धियां, यानी जो उदार लोकतंत्र है उसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो चलिए इसकी उपलब्धियों की बात करें तो पहला आप लिखेंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा, यानी ये इसकी उपलब्धता है क्योंकि ये हमेशा व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राजनीतिक स्थिरता और वैधिक शासन की व्यवस्था, यानी जो राजनीतिक स्थिरता होती है, स्थिरता होती है और जो वैधिक शासन होता है उसकी देखभाल यही करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे आर्थिक विकास और पूंजीवादी व्यवस्था के साथ सामंजस्य, यानी जो आर्थिक विकास होगा हमारे देश का और पूंजीवादी व्यवस्था के साथ जो भी हमारे सामंजस्य होंगे, जो भी वार्तालाप होंगे वो इसी के माध्यम से होती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बहुदलीय प्रणाली और विपक्ष को स्थान, यानी जो हमारी बहुदलीय प्रणाली होती है और जो विपक्ष होता है उसका स्थान तय करना, उसकी गरिमा तय करना, यही इसका कार्य है। ठीक है, तो एक तरह से ये इसकी
जो उपलब्धियां हैं वो हो जाती हैं। अब हम आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे उदार लोकतंत्र की आलोचना किस तरह से, जो उदार लोकतंत्र है इसकी आलोचना हो सकती है। देखिए, अगर कभी भी आलोचना की बात करें तो पहले उसके पॉजिटिव पॉइंट बताइएगा। ऐसा नहीं है डायरेक्ट आप नेगेटिव पॉइंट बताने लग जाएं, तो उससे थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। आपको पहले पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं, फिर उसके बाद में नेगेटिव पॉइंट बताने हैं, ठीक है। तो अगर इसकी आलोचना की बात करें तो पहला आप लिखेंगे औपचारिक समानता। किस तरह से औपचारिक समानता है केवल राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर नहीं करता। यानी ये जो है ये राजनीतिक अधिकार तो प्रदान करता है, लेकिन जो सामाजिक आर्थिक असमानता है उनको दूर नहीं करता। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बहुमत की निरंकुशता। किस तरह से कभी कभी बहुमत का शासन अल्पसंख्यक समूहों के हितों की उपेक्षा करता है। यानी कभी कभी जो बहुमत शासक होता है वो अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या कम होती है उनके हित, उनकी उपेक्षा यानी उनके जो हित हैं उनको नहीं मानता, उनकी उपेक्षा करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे पूंजीवादी प्रभुत्व। किस तरह से पूंजीवादी प्रभुत्व है चुनाव और नीति धन बल और प्रभावशाली वर्गों के हित में झुक जाती है। यानी जो चुनाव है, नीति है, वो जो धन बल लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, प्रभावशाली वर्ग है, उनके हित में झुकी हुई हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सती सहभागिता। किस तरह से नारियों की भूमिका प्राय मत देने तक सीमित रहती है, निरंतर भागीदारी नहीं। यानी जो महिलाएं हैं अगर हम उनकी भूमिका की बात करें तो सिर्फ मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, बट उससे आगे ना तो वो लड़ना चाहती हैं और ना ही कोई उन्हें लड़ने देता है। उससे आगे की जो उनकी भूमिका है वो एक तरह से सीमित रह जाती है। अगर सांस्कृतिक पक्षपात की बात करें तो चलिए इसमें देख लेते हैं आप क्या लिखेंगे। सांस्कृतिक पक्षपात में लिखेंगे पश्चिमी मूल्य आधारित मॉडल अन्य समाजों में पूर्ण लागू नहीं होता। यानी जो पश्चिमी मूल्य मॉडल है, पश्चिम की जो चीज़ें हैं वो सभी समाजों पर पूरी तरह से लागू नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि भैया पश्चिमी मॉडल को अपना लो, नहीं अपना सकते भैया। क्यों? क्योंकि हमारी अलग संस्कृति है, हमारा अलग समाज है, हमारे समाज की चीज़ें अलग हैं, पश्चिम की तरह थोड़ी ना है सारी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ें हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे उदार लोकतंत्र ने आधुनिक युग में स्वतंत्रता, अधिकारों और संवैधानिक शासकों को मजबूत किया है, फिर भी इसकी आलोचना दिखती है। यानी देखिए इसने मजबूती तो दी है, लेकिन फिर भी हम इसकी आलोचना देख सकते हैं कि यह व्यवस्था अपूर्ण है और इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से और समावेशी बनाना आवश्यक है। यानी देखिए ये जो है ये अभी इसमें कई आलोचनाएं हैं, जैसे कि इसकी सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानताएं हैं, आर्थिक समानता है, नागरिकों की जो सक्रिय भागीदारी है, उससे हम इसे और ज़्यादा समावेशी बना सकते हैं। इसलिए उदार लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण लेकिन निरंतर सुधार योग्य राजनीतिक व्यवस्था है। यानी ये महत्वपूर्ण तो है, लेकिन बिना रुकने वाली, निरंतर चलने वाली एक तरह से सुधार योग्य राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें हम सुधार भी कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुसांस्कृतिकवाद से आप क्या समझते हैं। क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि बहुसांस्कृतिकवाद मतभेद को रोकता है, विवेचना कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि बहुसांस्कृतिकवाद आखिर होता क्या है और क्या बहुसांस्कृतिकवाद जो है वो मतभेद को रोकता है, हाँ या ना, और ये आपको जो है विवेचना करनी है। चलिए प्रस्तावना से देखेंगे। प्रस्तावना में आप लिखेंगे बहुसांस्कृतिकवाद आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यानी हम कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अवधारणा है। ये उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें एक ही राज्य और समाज में विभिन्न संस्कृति, धर्म, भाषाई और जातीय समूह अपनी अपनी पहचान और परंपराओं के साथ अस्तित्व करते हैं। यानी अपनी अपनी पहचान, अपने अपने धर्म के साथ सह अस्तित्व करते हैं सभी समूह। उदार लोकतांत्रिक समाज में बहुसांस्कृतिकवाद को समानता, विविधता और पहचान की राजनीति से जोड़ा जाता है। यानी उदार जो लोकतंत्र है उसमें जो बहुसांस्कृतिकवाद है उसे समानता, विविधता और अपनी पहचान की जो राजनीतिक जड़ हैं उनसे जोड़कर देखा जाता है। अगर हम बहुसांस्कृतिकवाद का अर्थ देखें कि आखिर जो बहुसांस्कृतिकवाद है इसका क्या अर्थ है, लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे बहुसांस्कृतिकवाद केवल विविधता की स्वीकृति नहीं है, बल्कि यह उन विविधताओं को राजनीति और सामाजिक रूप से मान्यता देने का प्रयास है। यानी देखिए ये सिर्फ विविधताओं को ही नहीं दिखाता बल्कि उन्हें मान्यता भी देता है।
विल किमलिका जैसे विचारकों ने इसे सांस्कृतिक अधिकारों के रूप में व्याख्यात किया है। यानी इन्होंने ये बताया है कि जो बहुसांस्कृतिकवाद है एक तरह से सांस्कृतिक अधिकार है, जहाँ अल्पसंख्यक समूह को अपनी संस्कृति बनाए रखने और विकास करने की स्वतंत्रता मिलती है। यानी जो अल्पसंख्यक समूह है वहाँ वो अपनी संस्कृति को बनाए रखते हैं और एक तरह से उसका विकास करते हैं स्वतंत्र रूप से। ठीक है, विचार मानते हैं कि केवल औपचारिक समानता पर्याप्त नहीं है, बल्कि अलग अलग समुदायों को विशेष अधिकार और अवसर देना आवश्यक है, ताकि वो अपनी जो संस्कृति है उसको बचा सके, अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे बहुसांस्कृतिकवाद के प्रमुख तर्क। अगर इसके प्रमुख तर्कों की बात करें तो पहला आप लिखेंगे पहचान की राजनीति। किस तरह से प्रत्येक समूह की सांस्कृतिक पहचान का सम्मान लोकतांत्रिक मूल्यों का हिस्सा है, ताकि सभी समूहों की जो संस्कृति है उसकी जो पहचान है उसका सम्मान किया जा सके, क्योंकि हर किसी की जो संस्कृति है वो अलग अलग है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समानता का न्याय दृष्टिकोण। किस तरह से सभी को एक जैसे अधिकार देने के बजाय विशेष समूह को उनके संदर्भ के अनुसार अधिकार देना, यानी सभी को एक जैसे अधिकार ना देकर अलग अलग जैसी जिसकी ज़रूरत है उसे ऐसे अधिकार देना। ठीक है, अब हम देखेंगे। अब देखिए, एक अगर हम समान न्याय की बात करें तो एक न्याय बन गया कि सभी को उच्च शिक्षा देनी है। ठीक है, अब एक बच्चा है जो पढ़ सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, एक बच्चा है जो गूंगा बहरा है, वो नहीं पढ़ पा रहा, तो क्या उसके लिए वो बेनिफिट है कि हाँ भैया ब्लैक बोर्ड ले आओ और पढ़ाना शुरू कर दो? उसे तो कुछ समझ में आएगा ही नहीं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें अधिकार देने चाहिए। ठीक है, जैसी उनकी ज़रूरत हो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक एकता। किस तरह से जब विभिन्न समूहों की संस्कृति और पहचान को मान्यता मिलती है तो वह मुख्यधारा समाज के अधिक सहजता से शामिल हो जाते हैं। ठीक है, ताकि वो लोग अपनी जो पहचान है, अपनी जो संस्कृति है उसको बढ़ा सकें और उसको बचा सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे न्याय का विस्तार। किस तरह से बहुसंस्कृतिवाद सामाजिक और सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो सामाजिक और सांस्कृतिक न्याय है वो बना रह सके हमारे समाज में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बहुसंस्कृतिवाद पर आलोचना। किस तरह से इसकी आलोचना होती है, तो इसमें आप लिखेंगे मतभेद की वृद्धि। किस तरह से आलोचक मानते हैं कि यह अलगाव को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि प्रत्येक समूह अपनी सांस्कृतिक पहचान पर जोर देता है। तो आलोचक हैं वो मानते हैं कि जो बहुसंस्कृतिवाद है ये अलगाव को बढ़ाता, मतभेद को बढ़ा देता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव। बहुत अधिक सांस्कृतिक विविधता राष्ट्रीय की साझा पहचान और एकता को कमज़ोर करती है। यानी कुछ लोगों का मानना है कि जो बहुसंस्कृतिवाद है, क्योंकि बहुत सारी संस्कृतियाँ एक साथ हो जाती हैं तो वो राष्ट्रीय की एकता और अखंडता को एक तरह से कमज़ोर करती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समानता की चुनौती। विशेष समूहों को अतिरिक्त अधिकार देना अन्य समूहों के साथ असमानता पैदा करना है। जैसे मैंने अभी बताया, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग देना चाहिए, जिसको जिसकी ज़रूरत है वैसे अधिकार दो, लेकिन ये कहता है अगर ऐसे किया जाए तो किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम पहुंच जाएगा। तो और जिन्हें नहीं मिल रहा या जिनके पास उसकी ज़रूरत नहीं, उन्हें नहीं मिल रहा, तो उनके साथ ये क्या है, असमानता पैदा कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक विभाजन। किस तरह से बहुसंस्कृतिवाद कभी कभी वोट बैंक राजनीति और पहचान आधारित ध्रुवीकरण को जन्म देता है। यानी वोट बैंक जैसी जो चीज़ें हैं वो पैदा हो जाती हैं। अब हम देखेंगे क्या बहुसंस्कृतिवाद मतभेद को रोकता है। ये क्वेश्चन बनता है कि क्या जो बहुसंस्कृतिवाद है वो रियल में जो मतभेद है उसको रोकने का काम करता है। तो इसके हम पहले देखेंगे सकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष में क्या लिखेंगे, यदि बहुसंस्कृतिवाद को सही ढंग से लागू किया जाए तो यह सामाजिक तनाव और असंतोष को कम करता है। यानी अगर इसे सही तरीके से चला जाए तो ये समाज में जो तनाव है, असंतोष है, उसको कम करने की ये बात करता है या प्रयास करता है। पहचान की मान्यता मिलने पर अल्पसंख्यक समुदाय मुख्यधारा से अलगाव महसूस नहीं करते, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक भागीदारी करते हैं। यानी जो अल्पसंख्यक हैं फिर वो भी अपने आप को सेम ही मानने लगते हैं औरों की तरह, तो इसलिए वो जो लोकतंत्र है उसकी जो भागीदारी है, उसकी जो प्रक्रिया है उसमें अधिक भागीदार बनते हैं। उदाहरण के लिए कनाडा और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में बहुसांस्कृतिकवाद नीतियों ने सामाजिक शांति और सह अस्तित्व को बढ़ाया है। उदाहरण के लिए आप कनाडा और स्विट्ज़रलैंड का लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। जहाँ पर ये बहुसंस्कृतिवाद की जो नीतियाँ हैं उन्होंने समाज में शांति और सह अस्तित्व को बढ़ाने का कार्य किया है। अगर हम इसके नकारात्मक पक्ष देखें तो नकारात्मक पक्ष में आप क्या लिखेंगे,
कई बार बहुसंस्कृतिवाद मतभेद को कम करने के बजाय इन्हें और स्पष्ट कर देता है या और ज़्यादा बढ़ा देता है। बहुसंस्कृतिवाद, इसमें हम और वह की मानसिकता गहरी हो जाती है। जैसे यूरोप के कई देशों में प्रवासी समुदाय और मूल निवासियों के बीच संघर्ष है। यानी देखिए, जब बहुसंस्कृतिवाद बढ़ जाता है तो हम और वह, ये जो भावना है ये पैदा हो जाती है कि हम तो भैया इस देश के हैं, वह तो आए हैं इस देश में, तो ये लोग हमारे देश के नहीं हैं। तो ऐसी जो सिचुएशन है वो बन जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप यूरोप का उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे भारत में भी कभी कभी सांस्कृतिक विविधता सांप्रदायिक तनाव में बदल जाती है, और कभी कभी जो सांस्कृतिक विविधता है वो सांप्रदायिक तनाव में बदल जाती है। हमारे भारत में भी ऐसी चीज़ हो जाती है। ठीक है, चलिए निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में आप इस क्वेश्चन के क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में आप इस क्वेश्चन के लिखेंगे, बहुसंस्कृतिवाद आधुनिक लोकतंत्र की अनिवार्य वास्तविकता है, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि आज के समाज बहुजातीय, बहुधार्मिक और बहुभाषाई है। यह पूरी तरह से मतभेदों को रोक नहीं सकता, लेकिन यदि इसे सामान्यता, न्याय और वैधिक मूल्यों के ढांचे में अपनाया जाए तो यह मतभेद को कम करने और अस्तित्व को मजबूत करने में सहायक होता है। यानी अगर इसे सही तरीके से यूज़ किया जाए तो जो मतभेद हैं और जो सह अस्तित्व है उसको मजबूत करने में ये हेल्प करता है, जो मतभेद है उसको कम करता है। इसीलिए बहुसंस्कृतिवाद ना तो मतभेद को पूर्ण समाधान है और ना समस्या मात्र, बल्कि यह विविधता को संभालने और लोकतंत्र को समावेशी बनाने का एक प्रयास है। यानी हम कह सकते हैं निष्कर्ष में कि जो बहुसंस्कृतिवाद है ना तो वो पूरी तरीके से समाज को शांत करता है और एकजुट करता है, और ना ही पूरी तरीके से तोड़ता है। तो इसीलिए ये समावेशी बनाने का प्रयास करता है, जहाँ पर सभी लोग एक तरह से समान हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहनशील समाज से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी आपको बताना है सहनशील जो समाज होता है वो क्या है, आप उससे क्या समझते हैं। तो प्रस्तावना से देखेंगे, सहनशीलता आधुनिक लोकतांत्रिक और बहुलतावादी समाज की मूलभूत सिद्धांत है। यानी ये जो है ये हमारे आधुनिक लोकतंत्र और बहुलतावादी जो समाज है उसकी मूलभूत सिद्धांत में से एक है। सहनशील समाज वह है जहाँ विभिन्न धर्म, संस्कृति, विचारधारा और जीवन शैली शांति और सम्मान के साथ अस्तित्व करता है, वही जो है हमारा सहनशील समाज कहलाता है। ये केवल असहमति को सहन की प्रवृत्ति नहीं, बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता और विविधता को मान्यता देने की क्षमता है। यानी ये जो है ये सिर्फ असहमति को महसूस करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि दूसरों की जो स्वतंत्रता है, उसकी जो विभिन्नता है, उसको मान्यता देने की भी क्षमता रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सहनशील समाज का अर्थ, यानी सहनशील जो समाज है इसका क्या अर्थ है। तो इसमें आप लिखेंगे, सहनशील समाज का अर्थ है ऐसा समाज जहाँ विविधता को नकारा नहीं जाता बल्कि उसको सम्मान किया जाता है। यानी ऐसा समाज जहाँ विविधता को नकारा नहीं जाता, उसको मना नहीं किया जाता कि भैया नहीं है विविधता, या ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं, उसको सम्मान किया जाता है कि हाँ हम विविध हैं पर फिर भी साथ हैं। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे ये है समाज आलोचना और भेदभाव की गुंजाइश को वो भी स्थान देता है। यानी जो भेदभाव होते हैं, जो आलोचना होती है, उसकी जो गुंजाइश होती है उसको भी स्थान देता है कि हाँ ये भी ज़रूरी है अगर हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो क्योंकि अगर जब तक कोई हमारी बुराइयां ना बताए हम इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, तो उस चीज़ को भी ये स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, जॉन लॉक जैसे उदारवादी चिंतकों ने सहनशीलता को धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा से जोड़ा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जॉन लॉक ने क्या कहा है। अब हम देखेंगे सहनशील समाज की विशेषताएं, कि सहनशील जो समाज होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहले आप लिखेंगे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय रखने, व्यक्त करने का अधिकार, यानी हर व्यक्ति अपनी राय रख सकता है और उसे अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, किस तरह से विभिन्न समूह अपनी परंपरा और मान्यताओं को स्वतंत्र रूप से जी सकें। यानी कोई भी रोक टोक नहीं होती किसी की भी मान्यता हो या फिर किसी की भी चीज़ों में, ताकि जो सभी समूह हैं वो अपनी मान्यताएं, अपनी जो परंपराएं हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से जी सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे असहमति की स्वीकृति, किस तरह से मतभेद को दबाने के बजाय उसे लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा माना जाता है, ताकि जो कोई भी व्यक्ति है वो अपने विचार, अपनी जो सोच है उसको रख सके।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे अहिंसा और शांति। किस तरह से सहिष्णु समाज हिंसा की बजाय संवाद और समझौतों पर जोर देता है, ताकि जो समाज है उसमें ये हिंसा ना हो। संवाद और समझौतों से ही सारी जो सिचुएशन है उसे ये निपटाया जा सके। अब हम देखेंगे सहिष्णु समाज का महत्व। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व है इसका, तो इसमें आप लिखेंगे यह लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करता है, यानी ये लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे अल्पसंख्यकों और कमज़ोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है। यही है जो अल्पसंख्यकों के और कमज़ोर वर्गों के बारे में आवाज़ उठाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक एकता और शांति बनाए रखने में ये सहायक है, क्योंकि देखिए ये हिंसा को नहीं बल्कि बातचीत से किसी भी मामले को ख़त्म करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विविधता से समृद्ध संस्कृति और ज्ञान का विकास करता है, यानी विविधता से जो समृद्ध संस्कृति है, ज्ञान है, उसके विकास को बढ़ावा देता है, उसका विकास करता है। ठीक है, चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे सहिष्णु समाज केवल सहने की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, यानी ये सिर्फ इसका अर्थ ये नहीं है कि सहते जाओ, नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से विविधताओं का सम्मान करने और असहमति को रचनात्मक रूप से स्वीकार करने की प्रक्रिया है। यानी जो असहमति है उसे एक तरह से रचनात्मक रूप से स्वीकार करने की ये प्रक्रिया है। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की स्थिरता और प्रवृत्ति के लिए सहिष्णु अनिवार्य है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अतः सहिष्णु समाज न्याय, समानता और स्वतंत्रता की आधारशिला है, यानी जो हमारी समानता है, न्याय है और जो वो समाज है, इन सभी की एक तरह से आधारशिला है सहिष्णु समाज। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंड यहाँ आपके फुल बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं वो कवर हो जाते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या कहीं भी डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए टेलीग्राम चैनल में क्या है, आपको इन सभी के जो नोट्स हैं, कोई भी ऑफिशियल नोटिस है तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप अपने किसी की पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे यहाँ बता सकते हैं। यहाँ आप सारे नोट्स देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहीं नोट्स देती हूँ तो क्या होता है कि बच्चे कमेंट्स करते हैं, स्टूडेंट अपने क्वेरीज रखते हैं, तो वो जो मेरी तरफ से PDF गई हुई होती है या नोट्स गए हुए होते हैं वो ऊपर पहुँच जाते हैं। फिर जो स्टूडेंट होते हैं वो दोबारा एक ही चीज़ को मांगते हैं। इस वजह से मैं सारे जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूँगी। आप मेरी इंस्टाग्राम ID चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर कनेक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर भी आप अपनी स्टडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। एंड अगर अब भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। एंड इन सभी का लिंक आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछना मत भूलिएगा। अदरवाइज़ आप वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जिस तरह से ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप शेयर करना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।